वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। तो भाई आप लोगों की बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। इस बुक का भाई मैं ऑलरेडी जो है 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। आपकी फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के ये 2 चैप्टर थे, मैं पढ़ा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड यूनिट में आप लोगों के ये 3 चैप्टर थे, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आए भाई हम थर्ड यूनिट पे, तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से स्टार्ट करेंगे भाई अपना इसका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे वैश्विक न्याय, और जो थर्ड चैप्टर है ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब भाई आप लोगों के इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने यहाँ पे डाउट्स भी जो है क्लियर अप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं भाई अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरी बुक का भाई कंप्लीट नोट्स जो है वो रेडी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है नोट्स ले सकते हैं। नोट्स बिल्कुल यही नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, ईजी लैंग्वेज में बने हुए, आप इजीली इनके पढ़ के जो है अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ आपका इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने चैप्टर को। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है वैश्विक न्याय। तो भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा वैश्विक न्याय होता क्या है। वैश्विक न्याय समझने से पहले मैं आप लोगों को न्याय का मतलब समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से भाई न्याय के बारे में भी पूछ सकते हो और वैश्विक न्याय के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले भाई न्याय का अर्थ समझते हैं। आप लोगों को यूजुअली पता भी होगा न्याय मतलब क्या है। आप सोचते होगे कि भाई जैसे मान लो किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके साथ भाई अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ भाई अगर हम अच्छा कर दे तो ये न्याय होगा, आप लोग ऐसा सोचते होगे। लेकिन भाई न्याय के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में वही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं भाई। तो जैसा कि भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो न्याय है उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, यानी कि हर कोई बंदा जो है, हर कोई विद्वान जो है, हर कोई पढ़े लिखे इंसान जो है वो अलग अलग बात बोलते हैं न्याय के बारे में। और इन पढ़े लिखे लोगों ने, इन दार्शनिकों ने भाई अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति के अनुसार जो है अलग अलग डेफिनेशन दी है न्याय को, यानी कि अलग अलग तरीके से बताया है न्याय को इन सारे पढ़े लिखे लोगों ने। अब हम देखें कि भाई ये न्याय शब्द जो है वो आया कहाँ से है। तो भाई ये आया है आप लोगों के लैटिन भाषा के 2 शब्दों से आया है। अब वो 2 शब्द भाई कौन से हैं, वो है आप लोगों के, पहला है जस्टिसिया, दूसरा है आप लोगों का जस। और ये जो दोनों शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द है, और इन दोनों शब्दों से ही मिलकर बना है हमारा जस्टिस। और जस्टिस को ही भाई हिंदी में हम क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। तो भाई समझ में आ चुका होगा जो हमारा न्याय शब्द है ये कहाँ से निकला है भाई, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से निकला है। पहला शब्द जो है वो है जस्टिसिया और दूसरा है जस। अब भाई इन दोनों शब्दों का भी अपने आप में एक मतलब है। जैसे जस्टिसिया का क्या मतलब है भाई, बांधना, और जस का क्या मतलब है भाई, जस का मतलब है संबंध। तो ये जस्ट फॉर आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था, आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है कि भाई जो न्याय शब्द है ये लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जस्टिसिया और जस से। अब आगे देखते हैं भाई, आगे आप लोगों को बताया गया है जो किसी भी व्यवस्था को हम बनाए रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्याय। यानी कि यहाँ पे भाई एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी कि न्याय क्या होता है, यानी कि समाज में भाई या पूरे विश्व में व्यवस्था को, सिस्टम को बनाए रखना, अच्छे से चला के रखना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, न्याय कहा जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो भाई और नई नई बातें निकल के आएंगी, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा न्याय का मतलब जो है एक्चुअल में क्या है। तो फिलहाल के तौर पे आप सिर्फ जो समझाता चल रहा हूँ बस वही आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि भाई न्याय के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है। तो भाई हम कह सकते हैं न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों और समुदायों को एक सूत्र में बांधती है। कहने का मतलब ये है न्याय एक व्यवस्था है जिसमें क्या होता है भाई, सभी लोग जो हैं और जो जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रुप बने हुए समाज में, उन सबको एक सूत्र में बांधती है। कहने का मतलब है न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो भाई व्यक्तियों को और जो समाज में समुदाय है उन सबको कंट्रोल में रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। अब ये जो भाई न्याय है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि भाई अगर न्याय नहीं हुआ किसी भी समाज में तो उस समाज की जो
अर्थव्यवस्था होगी, जो आप लोगों की सुरक्षा होगी, वो सब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही साथ और क्या हो जाएगा समाज में भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली सिचुएशन जो है खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है सिर्फ पावरफुल लोग जो है वो ही जो है रह सकते हैं समाज में, और जो निचले लोग हैं उनका दबदबा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो जो रह भी रहे हैं थोड़े से वो भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ही भाई समाज में सारी व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और सिस्टम को बनाए रखने के लिए भाई न्याय जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को जो है न्याय का भाई थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल गई होगी, न्याय का थोड़ा सा अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ। देखो भाई, न्याय का अर्थ सिंपल लैंग्वेज में, न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या करती है भाई, समाज में सभी लोगों को और सभी जो समुदाय होते हैं, सभी जो ग्रुप होते हैं समाज में, उनको कंट्रोल में रखने का काम करती है। साथ ही साथ समाज में सिस्टम वगैरह को अच्छे से चलाने रखने का भाई काम करती है, और समाज के लोगों की सुरक्षा करती है। एक ऐसा सिस्टम है न्याय। तो आई होप आप लोग जो है समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हम न्याय की परिभाषा। अब ये परिभाषाएं भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर की दृष्टि से। आप लोगों को मिनिमम पेपर में 3 परिभाषाएं तो ज़रूर लिखनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है कोई न्याय क्या है, तो जस्ट आप लोगों को इन सिंपल लैंग्वेज में न्याय बता देना है। न्याय भाई जो है किन शब्दों से निकल कर बना है भाई, जस्टिसिया और जस्ट शब्द से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द है। और न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में जो है वो सुरक्षा बनाए रखती है और सभी समुदाय और सभी व्यक्ति पे कंट्रोल रखती है, इसी को हम न्याय कहते हैं। फिर भाई आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस जो है देनी होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं भाई। डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे 5 दे रखी है, आप लोगों के लिए 3 इनफ है याद रखने के लिए। बाकी अगर आप 5 भी लिखते हो तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी भाई आप लोगों की पेपर की दृष्टि से। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट आप लोगों की डेफिनेशन है वो किसने दी है भाई? मैरियम ने दी है। मैरियम ये पढ़े लिखे एक विद्वान है। तो ये क्या समझाते हैं भाई न्याय क्या चीज है? ये बोलते हैं कि भाई न्याय जो है वो एक प्रक्रिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, सभी व्यक्ति को उसके अधिकार और उसे सुविधा वगैरह जो है वो प्राप्त करवा सकते हैं। और कौन सी सुविधा और कौन से अधिकार भाई प्राप्त करवा सकते हो उस व्यक्ति को? जो समाज अच्छा मानता हो, जो समाज उचित मानता हो, सिर्फ वही वाले अधिकार जो है मिल सकते हैं न्याय से उन व्यक्तियों को, हर व्यक्तियों को। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैरियम कहते हैं कि भाई न्याय जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, समाज में जो व्यक्ति होते हैं ना उनको अधिकार दिलवा सकते हैं, उनको सुविधा दिलवा सकते हैं, और वही अधिकार दिलवा सकते हैं, वही सुविधा दिलवा सकते हैं जिन्हें समाज ठीक मानता है, अच्छा मानता है, उचित मानता है। पढ़ते हैं भाई अगले हैं भाई हमारे मिल। तो भाई ये भी बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ये क्या कहते हैं भाई, न्याय उन नियमों का नाम है जो मानव कल्याण से संबंधित है। इन सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि भाई न्याय क्या है? न्याय नियमों का नाम है, यानी कि समाज में जो कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। लेकिन सिर्फ वही वाले कायदे कानून नियम जो मानव की भलाई के लिए काम करते हैं उसको ही न्याय बोला है मिल ने। और जो आलतू फालतू के भाई कायदे कानून नियम है समाज में उनको कुछ भी नहीं बोला मिल ने। यहाँ पर पढ़ते हैं भाई अगले की डेफिनेशन। अगले हैं भाई हमारे रफल। तो रफल क्या कहते हैं भाई? रफल कहते हैं न्याय उस व्यवस्था का नाम है, यानी कि रफल कहते हैं न्याय एक सिस्टम का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे समाज में भाई जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, रक्षा होती है, और साथ ही साथ समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो उस सिस्टम को ही कहते हैं हम न्याय, उस व्यवस्था को ही कहते हैं हम न्याय। ऐसा बोला है भाई रफल ने। पढ़ते हैं भाई अगले हैं हमारे बेन तथा पीटर्स। तो भाई ये दोनों विद्वान क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई कि न्याय का अर्थ क्या है, इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ये बोलते हैं भाई समाज में जितने भी व्यक्ति हैं भाई, जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके साथ भाई एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसी चीज को हम न्याय बोलते हैं। और साथ ही साथ भाई अगर समाज में किसी के साथ भेदभाव हो भी रहा है तो उसके पीछे कोई उचित कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ भी आप भेदभाव करने लग रहे हो, नहीं, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसके पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए, तो उसी चीज को हम न्याय मानेंगे। चलो भाई अब पढ़ते हैं हम प्लेटो की। तो भाई प्लेटो का नाम तो आपने बहुत सुना होगा पॉलिटिक्स में, भाई इनको एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। तो ये क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं भाई जो व्यक्ति है, समाज में जो व्यक्ति होते हैं भाई, वो अगर अपने कर्तव्यों का
अच्छे तरीके से पालन करते हैं, उचित तरीके से पालन करते हैं और साथ ही साथ दूसरों के कामों में दखल नहीं देते यानी कि टांग नहीं अड़ाते, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्याय बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों की पांचों डेफिनेशन जो है समझ में आ गए होंगे। पांचों में से जो सी इजी लगे आप लोगों को तीन, बस वो याद रख लेना पेपर की दृष्टि से, और कुछ नहीं। अब समझो भाई आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन वगैरह कैसे बनता है। देखो भाई इस चैप्टर से सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछ लेगा न्याय क्या है, न्याय का अर्थ बताते हुए सारी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो एक्सप्लेन करो। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप लोगों से सिर्फ न्याय का अर्थ पूछ लेगा पेपर में। तो आप लिखोगे कैसे भाई, तो सबसे पहले भाई आप लोगों को यही न्याय का अर्थ बताना है। ये बताना है कि भाई न्याय शब्द जो है वो कहाँ से आया है। फिर भाई आप लोगों को न्याय का थोड़ा सा मतलब वगैरह बता देना है, इंट्रोडक्शन टाइप दे देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था। फिर भाई आप लोगों को ये डेफिनेशंस बता देनी है। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस लिखोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, और अगर 5 ही लिख देते हो तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आप लोगों को सिद्धांत बताने हैं, यानी कि प्लेटो और अरस्तु ने भाई न्याय के बारे में क्या अपने विचार दिए, वो सब चीजें आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे, इतना काफी है। और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का बनता है वो बनता है आप लोगों का वैश्विक न्याय से। तो वैश्विक न्याय के बारे में भी भाई आप लोगों को चैप्टर के एंड में पढ़ने को मिलेगा। उसमें भी भाई सबसे पहले आप लोगों को न्याय को एक्सप्लेन करना है, उसकी थोड़ी बहुत परिभाषा बता देनी है, फिर जाके आप लोगों को वैश्विक न्याय तुरंत एक्सप्लेन कर देना है। तो चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने भाई न्याय के बारे में क्या क्या विचार दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या सोच थी भाई इनकी न्याय को लेकर। तो सबसे पहले भाई प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, फिर अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई प्लेटो जो थे ना, ये एक बहुत बड़े विद्वान है पॉलिटिक्स में। भाई इनका नाम तुम जरूर सुनोगे जब तक आप पॉलिटिक्स पढ़ते रहोगे। तो इन्होंने भाई अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, द रिपब्लिक। तो इस बुक में भाई इन्होंने इसी बात पे फोकस किया है कि न्याय की खोज कैसे की जाए, इस चीज पे ही फोकस करा है इन्होंने इस बुक को लिखते समय। इस बुक का केंद्र बिंदु ही भाई क्या है, न्याय की खोज करना है। अब भाई प्लेटो ने बहुत सारी बुक लिखी हैं, तो उनमें से ही भाई इनकी एक बुक है जिसका उपशीर्षक यानी कि सबटाइटल जो है वो है न्याय के संबंध। अब ये भाई 2 बात जानकर आप लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर समझ में आ रही होगी। अब वो क्या कि भाई जो प्लेटो है हमारे, ये अपने विचारों में यानी कि अपनी सोच में न्याय को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है भाई हम लोगों को। वो कैसे भाई, इन्होंने इतनी सोच विचार करके अपनी बुक लिखी द रिपब्लिक। उसमें भी भाई इनका मेन मोटिव क्या था, न्याय की खोज करना था। फिर उसके बाद जो भी और बुक्स वगैरह लिखी भाई, उनका उपशीर्षक भी क्या था, न्याय के संबंध, यानी कि सबटाइटल भी इन्होंने न्याय के संबंध ही रखा था। या और भी आगे भाई आप विचार आगे पढ़ोगे इनके, तो उस चीज को भी देख के समझ में आप लोगों को आएगा कि भाई ये न्याय के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे न्याय को। पढ़ते हैं भाई आगे क्या कहते हैं प्लेटो कहते हैं भाई जो न्याय है वो मानव आत्मा की उचित अवस्था है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना भाई, उसकी अच्छी स्थिति होना ही न्याय है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आगे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस लाइन का भी मतलब। तो देखो भाई आगे इन्होंने बोला है कि जो मानव आत्मा होती है ना, उसमें 3 प्रमुख गुण होते हैं। कहने का मतलब जो है, जो इंसान होता है उसकी जो आत्मा होती है उसमें 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन कौन से बताए हैं भाई प्लेटो ने। पहली तो बताई है भाई तृष्णा। तृष्णा का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख रखा इच्छा। दूसरा गुण क्या बताया भाई इन्होंने, साहस। साहस मतलब आप हिम्मत बोल सकते हो। और तीसरा गुण इन्होंने क्या बताया है, वो है विवेक। विवेक मतलब समझ। तो प्लेटो ने बताया भाई मानव की जो आत्मा होती है उसमें 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा भाई, पहली तो होती है इच्छा, दूसरी होती है भाई हिम्मत, तीसरी होती है समझ। तो अब इन तीनों गुणों में ही भाई आपस में तालमेल अगर होगा तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, न्याय बोलेंगे। ऐसा बोला है भाई प्लेटो ने। और जब भाई तीनों आप लोगों के जो तीनों गुण हैं आत्मा के, वो उनमें तालमेल होगा बढ़िया, तो ऑटोमेटिक भाई आपकी आत्मा की जो है वो स्थिति भी अच्छी होगी। इन सिंपल लैंग्वेज में प्लेटो सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि मानव की आत्मा अच्छी है भाई, तो समाज में ऑटोमेटिक जो है न्याय बना रहेगा। फिर जो है लोग एक दूसरे के साथ गलत ही नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे जब आत्मा अच्छी रहेगी। तो चलो भाई आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है भाई, आगे प्लेटो ने बताया है जो मानव आत्मा के 3 गुण मैंने अभी आप लोगों को बताए थे ना, उन तीनों के अकॉर्डिंग भाई समाज में भी 3 टाइप के लोग होने चाहिए, ऐसा बोला है प्लेटो ने। अब वो 3 टाइप के लोग कौन से,
पहला तो है भाई शासक वर्ग, यानी कि जो राजा वगैरह होते हैं ना वो। दूसरा है भाई आप लोगों का सैनिक वर्ग, यानी कि जो सेना वगैरह होते हैं। और तीसरा है भाई उत्पादक वर्ग, यानी कि बचे कुचे जो आप लोगों के किसान वगैरह या जो चीज बनाने का काम करते हैं ना, किसान हो गए, मजदूर हो गए, या कोई भी और वर्कर वगैरह, उन्हें उत्पादक वर्ग हम बोल सकते हैं। तो प्लेटो कह रहे हैं भाई इन तीन आत्माओं के अनुसार समाज में भी तीन वर्ग होने चाहिए, तीन टाइप के लोग होने चाहिए। और वो तीन टाइप के लोग, पहले तो भाई राजा टाइप के लोग होने चाहिए, दूसरे सैनिक टाइप के, और तीसरे उत्पादक टाइप के लोग होने चाहिए समाज में। और आगे क्या बोलते हैं भाई, आगे ये यही बोलते हैं कि ये जो तीन टाइप के लोग बताए ना समाज में, तो ये तीन टाइप के लोग अगर अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं और दूसरों के कामों में भाई दखल अंदाजी नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक न्याय बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई जो प्लेटो है उनके विचार क्या है भाई न्याय को लेकर। आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या घुमाए जा रहे हैं प्लेटो यहाँ पे। जस्ट उनकी जो सोच है भाई न्याय के बारे में, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी और पेपर में आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। इसी टाइप से भाई आगे जब अरस्तु पढ़ेंगे तो उनके भी कुछ अलग टाइप से भाई बातें बोली उन्होंने न्याय के बारे में, तो वो सब भी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। आगे भाई और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये न्याय को। ये कहते हैं भाई कि अगर मनुष्य भाई अपने सभी कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करे ना, तो इसी चीज को न्याय कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई समाज की दृष्टि से भी अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप खुद सोच के देखो, अगर एक मान लो समाज है उसमें सभी लोग अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हैं और दूसरों के कामों में दखलंदाजी नहीं दे रहे, तो आप खुद सोचो क्या दूसरों के साथ बुरा होगा? नहीं होगा। ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी के साथ भी बुरा नहीं होगा, समाज बहुत अच्छे से चलेगा, तो न्याय व्यवस्था जो है उस समाज में बनी रहेगी। अब ये जो भाई कर्तव्य वगैरह हैं ये आते कहाँ से हैं? तो भाई ये क्या करते हैं, समाज जो होता है या राज्य जो होता है, राज्य मतलब सरकार, तो ये दोनों मिलकर भाई क्या करते हैं, ये व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार कर्तव्य और धर्मों को बनाते हैं। आपने देखा भी होगा भाई धर्म वगैरह किसने बनाया है? समाज नहीं तो बनाया है, समाज के लोगों ने तो धर्म बनाया है, वरना पहले धर्म वगैरह कुछ थे क्या शुरुआती टाइम पे? और बचे कुचे भाई कर्तव्य वगैरह जो है वो किसने बना दिए? राज्य ने, यानी कि गवर्नमेंट ने कर्तव्य बना दिए। इसलिए भाई जो प्लेटो है वो कहते हैं इन कर्तव्यों का, इन धर्म का अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो इसी चीज को हम न्याय कहते हैं। और न्याय अपने आप में एक स्वयं धर्म है। यानी कि प्लेटो ने एक और बात भाई यहाँ पे बोल दी कि न्याय जो है वो अपने आप में एक धर्म है। स्वयं धर्म मतलब अपना एक धर्म है और इसका पालन हमें करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जो है प्लेटो के विचार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं भाई अरस्तु की तरफ। अरस्तु क्या कहते हैं भाई न्याय के बारे में, ये भी आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हुए चलिएगा। अब आप लोगों को भाई इतना तो पता ही होगा कि जो अरस्तु हैं ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और भाई राजनीतिक विज्ञान, ये जो आप पॉल साइंस पढ़ रहे हो ना, इसके जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक भी अरस्तु को बोला जाता है। तो भाई अरस्तु ने अपनी एक ग्रंथ लिखा, अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था भाई एथिक्स। तो इसमें भाई इन्होंने क्या बताया, इसमें बताया जो न्याय है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके लिए भाई? राज्य के लिए। अब राज्य मतलब भाई यहाँ पे सरकार से है, ये पॉलिटिकल साइंस के हिडन लैंग्वेज में है। कहीं पे भाई राज्य का मतलब आपका समाज भी हो सकता है, कहीं राज्य का मतलब भाई आप लोगों का देश भी हो सकता है, कई राज्य का मतलब आप लोगों का सरकार भी हो सकता है। आगे भाई और सिंपल लैंग्वेज में समझाया है भाई अरस्तु ने कि न्याय होता क्या है। तो भाई अरस्तु ने बताया है अगर हम नेक कार्यों को अपने व्यवहार में प्रकट करते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। कहने का मतलब साफ सीधा सा ये है भाई, हम सबको पता है कि अच्छे काम क्या हैं, लेकिन करते हम में से बहुत ही कम लोग होंगे। तो अरस्तु यही कह रहे हैं हमें सबको पता तो है भाई कि अच्छे काम क्या है, लेकिन अगर हम सब अच्छे काम करने भी लगे, इसे अपने व्यवहार में ही उतार लें, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? न्याय बोलेंगे। आगे बोलते हैं कि न्याय का संबंध जो है वो मानव को नियम में बांधने से है। कहने का मतलब ये है अगर इंसान को हम कायदे कानून नियम में बांध देंगे तो इसी चीज को हम न्याय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई समाज पे फिर जो है कंट्रोल रहेगा, फिर जो है कोई भी बंदा जो है किसी की बुराई नहीं कर सकता, बुरे काम दूसरों के लिए नहीं कर सकता। और इसी वजह से भाई हमारे देश में या सभी देश में कायदे कानून नियम वगैरह बनाए जाते हैं ताकि सभी के साथ न्याय बना रहे। अब अरस्तु ने भाई क्या करा, न्याय को दो भागों में डिवाइड करके समझाया। ये कहते हैं भाई न्याय जो है ना वो दो टाइप के होते हैं।
अब वो दो टाइप के कौन कौन से हैं भाई, पढ़ते हैं। पहला है भाई आप लोगों का सामान्य न्याय। अब नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, अगर हम किसी के साथ नॉर्मल न्याय करते हैं, यानी कि नॉर्मल तरीके से अच्छे काम करते हैं, किसी के लिए भलाई के काम करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सामान्य न्याय। इसी तरीके से विशेष न्याय यहाँ पे बोला गया है दूसरे टाइप का, तो इसके भी भाई नाम से समझ में आ रहा है, अगर किसी के साथ हम स्पेशल न्याय कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, विशेष न्याय बोलेंगे। अब थोड़ा भाई इसके बारे में डीप में समझ लेते हैं। तो भाई क्या बोला है सामान्य न्याय को अरस्तु ने बोला है भाई कि सामान्य न्याय का अर्थ सामाजिक भलाई है। ये बोलते हैं अगर हम समाज की भलाई करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य न्याय बोलते हैं। आगे भाई अरस्तु ने क्या करा है, सामान्य न्याय के लिए ना एक शब्द का यूज करा है। वो शब्द कौन सा है भाई, संपूर्ण साधुता, या इसे आप धार्मिक धर्म से रिलेटेड भी आप बोल सकते हो। अब संपूर्ण साधुता का मतलब मैं इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं भाई, तो आपने भाई साधु संत जैसे लोग देखोगे, वो क्या करते हैं, वो समाज में किसी से भी कोई मतलब नहीं रखते और दूसरों की बुराई के बारे में कभी भी नहीं सोचते, उल्टा दूसरों का अच्छा कर देंगे। जो साधु संत टाइप के लोग हैं, अब मैं भाई उस टाइप के साधु संत टाइप के लोग की बात नहीं कर रहा जो ढोंग ढपाक करते फिरते हैं आजकल। जो पहले के टाइम पे भाई पूरे साधु संत वगैरह हुआ करते थे, जैसे पहाड़ वगैरह में जो रहते हैं, एकांत में अपनी जिंदगी बिताते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो किसी से दीन दुनिया से मतलब नहीं रखते, किसी की भी बुराई के बारे में जो है, बुराई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अगर कोई इनके पास हेल्प मांगने के लिए भी जाएगा तो वो उल्टा हेल्प कर देंगे। तो इसी वजह से भाई अरस्तु ने सामान्य न्याय के लिए संपूर्ण साधुता शब्द का यूज किया है। और संपूर्ण साधुता का मतलब यही है कि भाई तुम पूरी तरीके से साधु बन जाओ, इसी को सामान्य न्याय बोला है अरस्तु ने। आगे भाई इस पॉइंट को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा चुका हूं क्या है सामान्य न्याय, बस इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई विशेष न्याय। तो जैसा कि भाई मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, विशेष न्याय नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी के साथ भाई स्पेशल तरीके का न्याय करेंगे तो उसी को कहेंगे हम विशेष न्याय। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए भाई अरस्तु आगे क्या बोलते हैं, आगे अरस्तु कहते हैं भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लायक है तो उसे वो अवश्य मिलनी चाहिए, इसी को हम कहेंगे विशेष न्याय। यानी कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि कोई व्यक्ति मान लो आईएएस बनने के लायक है और वो समाज की कुछ कमियों के कारण या किसी लोगों की कमियों के कारण वो आईएएस नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे वो चीज मिलनी चाहिए जिसके लिए वो लायक है। तो इसी चीज को बोलेंगे हम विशेष न्याय। अब भाई इस विशेष न्याय को भी भाई अरस्तु ने दो भागों में डिवाइड करके आगे पढ़ाया है। यानी कि पहले भाई अरस्तु ने न्याय को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें आप लोगों का भाई सामान्य न्याय और विशेष न्याय। अब इनने भाई विशेष न्याय को भी जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से भाई, तो इसमें पहला है भाई आप लोगों का संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय, और दूसरा है भाई आप लोगों का वितरणात्मक न्याय। तो देखते हैं भाई अपने फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाला भाई जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संशोधनात्मक या सुधारात्मक। कहने का मतलब ये है कि भाई इस वाले न्याय में क्या हो रहा होगा, कुछ चीज सुधारने की बात हो रही होगी, क्योंकि संशोधनात्मक का मतलब ही क्या है, किसी चीज को सुधारना, और आगे भी मैंने लिख रखा है सुधारात्मक, यानी कि ये ऐसा न्याय है जिसमें क्या है समाज में कुछ चीज सुधारी जा रही होगी, तो उस चीज को हम संशोधनात्मक न्याय बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें नागरिकों के जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके जो संबंध होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं, उन सबको कंट्रोल किया जाता है, नियमित करा जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और नागरिकों के या सदस्यों के भाई जो भी संबंध में कोई दोष वगैरह है, मान लो कोई समाज है, समाज में भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब समाज में भाई कंट्रोलेशन तो कर दिया हमने, कायदे कानून नियम वगैरह बना दिए नागरिकों के संबंध को कंट्रोल करने के लिए। अब फिर भी भाई कोई दोष हो जाता है, या मान लो कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो इसको कौन ठीक करता है, इसको भाई राज्य ठीक करता है, यानी कि इसे सरकार ठीक करती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, संशोधनात्मक न्याय बोलते हैं। अब अगला देखते हैं भाई, अगला है हमारा वितरणात्मक न्याय। तो भाई ये भी नाम से समझ में आ रहा है, वितरण हो रहा है इसमें किसी चीज का, वितरण मतलब कि बांटना। तो इस न्याय में भाई क्या होता होगा, इसमें देखो जैसे मान लो समाज है, समाज में भाई अगर किसी को कोई पोजीशन दे दी, मान लो किसी को सीएम की पोजीशन मिल गई, किसी को आईएएस की पोजीशन मिल गई, या किसी को कोई और मंत्री की पोजीशन मिल गई, तो ये जो भाई पोजीशंस का बंटवारा हो रहा है ना, ये तो ये गुणों के आधार पे होना चाहिए। इसी चीज को क्या बोला है, वितरणात्मक न्याय बोला है। कहने का मतलब साफ सीधा सा ये है, समाज में भाई कौन से पद पे कौन सा व्यक्ति बैठ रहा है,
उसके उस चीज के लिए गुण देखे जाने चाहिए, ना कि उसके पैसा देखा ना जाना चाहिए, ना पावर देखी जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो ये देखा ना जाना चाहिए कि वो बंदा उस चीज के लायक भी है, उसमें वो गुण भी है इस पद पे बैठने के लिए। तो ये चीज देखी जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वितरणात्मक न्याय बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अरस्तु ने भाई कैसे कैसे जो है एक्सप्लेन करा है न्याय को। देखो भाई, अरस्तु ने सबसे पहले न्याय को एक्सप्लेन करा, फिर न्याय को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक था सामान्य न्याय और एक था विशेष न्याय। फिर विशेष न्याय को भाई उन्होंने दो भागों में बांटा, एक था हमारा सुधारात्मक न्याय और दूसरा था हमारा वितरणात्मक न्याय। अब भाई अरस्तु ने जो सुधारात्मक न्याय था इसे भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अब वो दो कौन से हैं भाई, पहला है आप लोगों का ऐच्छिक न्याय और दूसरा है अनैच्छिक न्याय। तो ये भी भाई पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है भाई मैंने ये संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय को दो भागों में डिवाइड करा। तो पहला है हमारा ऐच्छिक न्याय और दूसरा है हमारा अनैच्छिक न्याय। तो ऐच्छिक न्याय में क्या होता है भाई, मान लो समाज है, समाज में भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौते कर लेते हैं, संधियां कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं भाई, मान लो भाई तुम्हारे पड़ोसी के साथ लड़ाई वगैरह हुई हो, तो तुम क्या करोगे, समझौते ही तो करोगे, थोड़ी है केस वेस डालने लग जाओगे छोटी मोटी बातों पे। तो समझौते करके जो है वो बात जो है निपटा दी जाती है। तो अगर भाई इन समझौतों का कोई उल्लंघन करता है, मान लो आपके पड़ोसी ने इस समझौते को नहीं माना, इसके अगेंस्ट में कोई काम कर दिया, फिर क्या होता है भाई, फिर न्यायपालिका जो है उसे ठीक करता है, यानी कि उसे सजा देता है। तो इसी वाले सिस्टम को या इसी वाले न्याय को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक न्याय, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा जुड़ी हुई थी, आपने अपनी इच्छा से जो है उसके साथ क्या करा था, संधि करा था, समझौता करा था, इस वजह से इसे ऐच्छिक न्याय बोला गया। दूसरा है भाई अनैच्छिक न्याय। इसमें भाई नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों की इच्छा नहीं होगी। तो क्या होता है भाई, समाज में मान लो कोई व्यक्ति है, अब कोई दूसरा व्यक्ति भाई उस व्यक्ति को जाके कष्ट पहुंचा रहा है, उसे दुखी कर रहा है, उसे हानि पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों की कोई इच्छा थोड़ी थी, इस व्यक्ति की कोई इच्छा थोड़ी थी कि भाई दूसरा आके मुझे हानि पहुंचाए या कुछ पहुंचाए। तो इस वजह से इसका अनैच्छिक न्याय जो है इसे बोला गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, जो राज्य होती है यानी कि सरकार जो होती है वो आप लोगों की सुनवाई करेगी, यानी कि सुनेगी। वो जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जिसके साथ बुरा हुआ होगा, उसकी सुनेगी और फिर जो बंदा दोषी होगा उसको दंड देगी, यानी कि उसे दोषी ठहरा के उसे सजा देगी। इस वाले न्याय को बोलते हैं हम भाई अनैच्छिक न्याय। तो आई होप आप लोग जो है अरस्तु का भाई सारा सिस्टम समझ चुके होंगे कि अरस्तु ने कैसे कैसे एक्सप्लेन करा है भाई न्याय को। अब यहाँ पे भाई बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि राज्य मतलब भाई मैंने आप लोगों को सरकार बता रखा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो क्या करेगी, न्याय करेगी, न्याय करेगी। तो बहुत से बच्चे भाई ये सोचेंगे कि सरकार तो न्याय नहीं करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। तो भाई मैं आप लोगों की आपके बेसिक नॉलेज के लिए समझा दूं, बहुत सबको पता भी होगा कि जो सरकार होती है वो बनती ही भाई हमारी तीन चीजों से मिलकर है। पहली है आप लोगों की विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है आप लोगों की न्यायपालिका। इन तीनों को एक साथ बोला जाता है सरकार। तो इसमें जो भाई न्यायपालिका है इसका काम होता है भाई न्याय करना और जो दोषी है उसको दंडित करना। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारा आधुनिक युग में न्याय। अब देखो भाई इस टॉपिक को मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके सिलेबस में ये हेडिंग दे रखी है, ये टॉपिक दे रखा है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक से इससे कोई क्वेश्चन वगैरह जो है नहीं बनते हैं। तो भाई इस टॉपिक में आप लोगों को जस्ट एक छोटी सी बात समझाई गई है, वो क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, एक चीज का आंसर दो। देखो भाई क्या है, मान लो ये रहा आप लोगों का एक समाज है, तो समाज में भाई भलाई का जो है काम किया जा रहा है। मान लो यहाँ पे है भाई 50 लोग और यहाँ पे है 100 लोग। अब दोनों में से किसी एक जगह पे जो है भलाई का काम किया जाना है, जिससे क्या है भाई उस एरिया के लोगों की तरक्की होगी, विकास होगा, उनकी भलाई होगी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप दोनों में से कौन सी जगह को चुनोगे, आप 50 वाली जगह को चुनोगे या 100 जहां पे लोग रहते हैं उस जगह को चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई आप 100 वाले को चुनोगे, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को जो है फायदा हो रहा है। तो बस भाई इस हेडिंग में यही चीज एक्सप्लेन करी गई है कि आज के टाइम पे यानी कि आधुनिक टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे न्याय ये चीज देखकर किया जाता है कि इससे कितने लोगों को जो है फायदा हो रहा है, जबकि पहले के टाइम पे ये चीज नहीं देखी जाती थी। पहले मान लो अगर 100 का नुकसान हो रहा होता और 50 का फायदा हो रहा होता तो 50 वालों को जो है प्रायोरिटी दे दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे न्याय करते टाइम ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे करने की बात को ही आज के टाइम पे न्याय माना जाता है। और भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे की बात करें
तो इसी चीज को हम उपयोगितावाद भी बोलते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो भाई ये टॉपिक जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे न्याय में क्या होता था और आज के टाइम पे आधुनिक युग में न्याय में क्या हो रहा है। बाकी ये 3 लाइनें थोड़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है किताबी लैंग्वेज में, तो आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारा वैश्विक न्याय। ये मेन टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पेपर में वैश्विक न्याय के बारे में कुछ पूछे तो आप लोगों को जस्ट सिंपल सा भाई, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को न्याय की अर्थ बताया था, न्याय के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दी थी, वो बताना है। फिर भाई न्याय की जो मैंने डेफिनेशंस परिभाषा बताई थी वो एक्सप्लेन करनी है, एंड देन आप लोगों को वैश्विक न्याय पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आप वैश्विक न्याय भी क्या चीज है। अब क्या होता था भाई, जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो पढ़े लिखे विद्वान थे, वो जब भी न्याय की बात करते थे, जब न्याय की बात करते थे, उसमें सिर्फ एक देश की ही बात की जाती थी कि एक देश में भाई क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उनके ऊपर ही विचार विमर्श जो है करते थे। इसलिए भाई क्या होता था, जो न्याय था पहले एक छोटा टॉपिक था, छोटा विषय था। लेकिन भाई 1980 के बाद क्या हुआ, वैश्विक न्याय जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय बन गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, मुद्दा बन गया राजनीतिक दर्शन में, या आप राजनीतिक विज्ञान में भी बोल सकते हो। अब वो क्यों? क्योंकि भाई अब जो है विश्व लेवल पे जो है लोग सोचने लगे, यानी कि सिर्फ एक देश की भलाई के बारे में नहीं सोचते थे। अब 1980 के बाद से लोग सभी देशों की भलाई के बारे में सोचने लगे। तो इसी चीज को भाई हम क्या बोलते हैं, वैश्विक न्याय बोलते हैं। सभी देशों की भलाई के बारे में सोचना, इसी चीज को वैश्विक न्याय बोला जाता है। अब ये जो भाई वैश्विक न्याय है, ये सिर्फ 3 मुद्दों पे ही घूमती रहती है, यानी कि 3 मुद्दों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहला है भाई हमारा वितरणात्मक न्याय, दूसरा है भाई हमारा नैतिक सार्वभौमिकता, और तीसरा है भाई हमारा प्रमुख वित्तीय संस्थान। कहने का मतलब ये है कि भाई वैश्विक न्याय जो आप पढ़ने वाले हो, अब इसमें सिर्फ मेनली इन 3 टॉपिक के बारे में ही बात की जाती है। इसमें से पहला टॉपिक था भाई वितरणात्मक न्याय, यानी कि जो पूरा विश्व है भाई, पूरे विश्व में जो धन है, संपदा है, संसाधन है, पद है, इन सब का वितरण, यानी कि इन सब का बंटवारा जो है वो कैसे होना चाहिए। क्या सभी देशों के साथ होना चाहिए, या जिस देश का है सिर्फ उसी देश में रहना चाहिए, इस टॉपिक पे बात होती रहती है। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा क्या, किस चीज पे बात होती है भाई वैश्विक न्याय में, नैतिक सार्वभौमिकता, यानी कि कोई देश अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो भाई इन सबके अंतर को लेकर जो है बातचीत चलती रहती है। और तीसरा मुद्दा जो है वो है हमारा भाई प्रमुख वित्तीय संस्थान, यानी कि विश्व लेवल की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, या आप संगठन कह सकते हो, जैसे कि आपने यूएनओ वगैरह में पढ़ा था ना बहुत सारी चीजें पिछले चैप्टर्स में, तो वो सारी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो क्या ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं भाई ये वैश्विक न्याय में मदद करती हैं, या वैश्विक न्याय को प्राप्त करने में अच्छी हैं या नहीं है। तो इन टॉपिक पर भी बात जो है चलती रहती है वैश्विक न्याय के अंदर। आई होप आप लोग जो है इतना समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई अब आगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वैश्विक न्याय को। अब जैसे भाई हमने न्याय में समझा था, हमने पहले प्लेटो के विचार देखे थे न्याय के ऊपर, फिर भाई अरस्तू के विचार देखे थे, इसी टाइप से अब इसमें भी भाई अलग अलग लोगों के विचार देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें से पहले हैं भाई हमारे जॉन रॉल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वैश्विक न्याय पर जॉन रॉल्स के विचार क्या हैं, उन्हें एक्सप्लेन करो, उनका वर्णन करो। तो जॉन रॉल्स भाई ये भी एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान है, पढ़े लिखे इंसान है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि भाई वैश्विक न्याय क्या है इनके अकॉर्डिंग। अब ये जो भाई जॉन रॉल्स थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। बुक कब लिखी भाई इन्होंने? 1999 में लिखी थी भाई अपनी बुक, और उस बुक का नाम क्या था? द लॉ ऑफ पीपल्स। तो इसी बुक में भाई इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि वैश्विक न्याय क्या चीज है। साथ ही साथ वैश्विक न्याय को भाई इन्होंने अपनी और जो बुकें लिखी है उनसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे कि भाई इनकी दूसरी जो बुक लिखी इन्होंने वो है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस बुक से क्या करा इन्होंने, इसमें भी एक्सप्लेनेशन वगैरह दी है वैश्विक न्याय के बारे में, और इसे बढ़ाने की आगे कोशिश करी है जॉन रॉल्स ने। आगे इन्होंने बताया है कि भाई एक विश्व लेवल पे एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए जिसमें भाई किसी भी देश को ये ना पता हो कि वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि मान लो एक विश्व लेवल की एक सिस्टम बना दिया जिसमें क्या है भाई, सभी देश से कोई ना कोई लोग जो है वो आ रहे हैं। जैसे कि आपने यूएनओ वगैरह में पढ़ा था, उनमें भी क्या होता था, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम वगैरह चलता था। तो उसमें भी क्या था भाई, हर देश से कोई ना कोई जो है अपना प्रतिनिधित्व भेजता था, अपना कोई व्यक्ति जो है
भेजता था। तो जॉन रॉल्स भाई यही कहते हैं कि एक विश्व लेवल पे एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जिसमें सभी देश के प्रतिनिधित्व आएंगे तो जरूर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो किसके फायदे की जो है वहां पे बातें कर रहे हैं, किसके फायदे के लिए यहाँ पे वोट वगैरह जो भी दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो किसके फायदे के लिए हो रहा है। अब ऐसा क्यों बोला भाई जॉन रॉल्स ने, ऐसा सिस्टम क्यों होना चाहिए, ताकि भाई वो देश सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ना सोचे, बल्कि जब उसे पता ही नहीं होगा कि भाई किसके लिए काम हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है या किसी और के लिए हो रहा है, जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक सबकी भलाई के बारे में ही सोचेगा, क्योंकि सबकी भलाई में वो बंदा भी तो आएगा या वो देश भी तो आएगा। तो इस वजह से जॉन रॉल्स ने बोला एक ऐसा सिस्टम विश्व लेवल पर होना जरूरी है। आगे भाई जो जॉन रॉल्स थे उन्होंने कांट के विचारों का भी भाई समर्थन करा। अब कांट ये कौन है भाई, ये भी एक पढ़े लिखे बहुत ज्यादा विद्वान है, तो भाई इनके भी कुछ विचार थे, इन्होंने भी कुछ अपने व्यूज दिए। तो इनकी बातों को ही सपोर्ट करते हुए भाई जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि जो राज्य है, यानी कि राज्य मतलब यहाँ पे देश है, अब सरकार नहीं है भाई, राज्य मतलब यहाँ पे, तो राज्यों का जो भाई काम है या मुख्य कर्तव्य है वो क्या है भाई, संधियों का पालन करना, साथ ही साथ युद्ध को रोकना। जो भी विश्व लेवल पर जो भी संधियां हुई हैं, जो भी समझौते हैं, उनको पालन करना राज्य का काम है, साथ ही साथ युद्ध वगैरह को रोकना भी सभी देशों का काम है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई वो देश या वो राज्य अपनी संपत्ति का विश्व लेवल पर वितरण कर दे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या बोलते हैं भाई वैश्विक न्याय के बारे में जॉन रॉल्स, आगे बोलते हैं कि ये जो वैश्विक न्याय है ना भाई, ये स्वतंत्र राज्यों की व्यवस्था तक ही सीमित है। यानी कि वैश्विक न्याय को क्या बोलते हैं भाई, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि भाई इसमें जो भी देश जो हैं वो दोस्त हैं, वो सहयोगी हैं। मान लो जैसे कि भाई भारत है, भारत के दोस्त भाई रूस हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन सब की क्या है, एक मिलीजुली व्यवस्था है, इसी को बोल रहे हैं वैश्विक न्याय जॉन रॉल्स। और वैश्विक न्याय भाई यहीं तक सीमित हो चुका है, ऐसा बोल रहे हैं भाई। अब वो क्यों, क्योंकि भाई ये जो देश हैं आपस में दोस्त हैं भाई, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ अपने दोस्तों की और अपनी भलाई के बारे में ही सोचेंगे और उनकी भलाई के बारे में ही काम करेंगे, ना कि पूरे विश्व के सभी देशों के बारे में सोचेंगे। और इसी चीज को भाई क्या बोला है भाई जॉन रॉल्स ने, वास्तविक स्वैपन लोग, लोक मतलब भाई दुनिया कह सकते हो और स्वैपन मतलब सपने, यानी कि इन देशों ने जो मित्र देश है इन सब ने आपस में मिलकर एक अपनी सपने की दुनिया बना ली और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और यहीं तक सिमट के रह गया हमारा वैश्विक न्याय, ऐसा बताया भाई जॉन रॉल्स ने। आगे बताते हैं भाई जॉन रॉल्स, आगे बोलते हैं कि भाई जितने भी मनुष्य होते हैं वो एक दूसरे के साथ भाई न्याय करने में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि भाई वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है, बल्कि इसलिए नहीं जुड़ते वो कि वो एक जाति के हैं या एक धर्म के हैं या एक वर्ग के हैं। आप देखोगे भाई विश्व लेवल पे मान लो कोई संस्था है, कोई बैठक हो रही है, तो उसमें भाई सभी देश जो है अपने अपने लोग भेजते हैं सभी देश, तो भाई उसमें क्या होता है, बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग जो है उसमें आते हैं और वो किसी एक टॉपिक पर बात करने आते हैं, और वो टॉपिक जो है वो सबकी भलाई के लिए काम के लिए चल रहा होता है। तो वो आए किस लिए हैं, वो मनुष्य हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पे सभी मनुष्य की भलाई की बात चल रही है, बल्कि वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो एक जाति के हैं या एक धर्म को सपोर्ट करने आए या किसी एक वर्ग को सपोर्ट करने आए, तो वो इसलिए नहीं आए हैं। तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं भाई यहाँ पे जॉन रॉल्स। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे भाई बताया है जो जॉन रॉल्स जिस न्याय की बात कर रहे हैं ना, उसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसे सिद्धांत को बनाना है जो गैर उदारवादी एवं गैर पश्चिमी पर समान रूप से लागू हो। तो भाई मैंने आप लोगों को जब यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है भाई, जो विश्व लेवल पे जो भी व्यवस्था वगैरह चलती है उनमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पश्चिमी देशों को दी जाती है, यानी कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये यूरोप के देशों वगैरह को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये उदारवादी है देश या पश्चिमी देश भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो अब ऐसे में रॉल्स जो है जॉन रॉल्स वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए भाई, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा कायदे कानून नियम वगैरह होने चाहिए जो सभी देशों पर भाई समान रूप से लागू हो, फिर चाहे वो गैर उदारवादी हो, यानी कि वो देश चाहे उदारवादी ना भी हो या पश्चिमी देश ना भी हो, तब भी उन पे समान रूप से लागू होना चाहिए, यानी कि सभी देशों को इक्वल जो व्यवस्था लाए उस वाली व्यवस्था को लाने की बात कर रहे हैं जॉन रॉल्स। तो ये एक इनका मुख्य उद्देश्य है न्याय की अवधारणा का। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे बोलते हैं भाई जो जॉन रॉल्स हैं
वो असमानता जो है ना पूरे विश्व में, यानी कि लोग अमीर गरीब इन सब जो है ऊंच नीच, इन सबको एक प्रॉब्लम नहीं मानते जॉन रॉल्स, बल्कि जो विश्व में गरीबी हो रही है ना भाई, उसका उन्मूलन करने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए, ये एक उनका कर्तव्य है सभी देशों का, ये मानते हैं भाई जॉन रॉल्स। उन्मूलन मतलब कि भाई कम करना, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए, ये सभी देशों का कर्तव्य है। और जब सभी देश भाई एक साथ मिलकर काम करेंगे इस चीज पे, तो पूरे विश्व में जो है गरीब होंगे ही नहीं, कोई भी जो है असमान लोग जो है नहीं होंगे, सभी सबकी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी, सभी लोग जो है अमीर हो जाएंगे। अंततः भाई जो जॉन रॉल्स हैं वो वैश्विक न्याय के मामले में अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय संधियों तक ही सिमटे रहे, यानी कि ओवरऑल भाई अभी तक जॉन रॉल्स ने वैश्विक न्याय के ऊपर जितनी भी बातें करी हैं उनमें इन्होंने सिर्फ 3 मुद्दों में ही सिमटे रहा है, यानी कि 3 मुद्दों तक ही लिमिट रही है वैश्विक न्याय में। वो कौन कौन से 3 मुद्दे भाई? अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करते रहे, या मानव के अधिकार की बात करते रहे, या जो विश्व लेवल की संस्थाएं वगैरह संधियां वगैरह होती हैं उनकी बात ही करते रहे। इससे आगे बात नहीं करी जॉन रॉल्स ने भी। तो आई होप भाई जॉन रॉल्स के जो है विचार आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे वैश्विक न्याय के ऊपर। अब पढ़ते हैं भाई आगे। आगे हैं भाई हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इन्होंने भी भाई क्या करा है, वैश्विक न्याय के ऊपर अपने कुछ व्यूज दिए, कुछ विचार दिए, तो वही पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो आप इसे भी ध्यान पूर्वक समझिएगा जरूर। अब भाई बहुत से लोग क्या हैं, बहुत से लोग वैश्विक न्याय को वरदान मानते हैं, तो बहुत से क्या बोलते हैं, अभिशाप है, यानी कि एक बुरी चीज है। कहने का मतलब है भाई वैश्विक न्याय के ऊपर सभी लोगों की जो है अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग, बहुत सौ की अच्छी धारणाएं हैं, बहुत सौ की गलत धारणाएं, यानी कि सब लोग अलग अलग गलत तरीके से सोचते हैं। लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई वैश्विक न्याय की अच्छाई या बुराई पर ध्यान मत दो, बल्कि वैश्विक न्याय की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में सोचो। इसकी अच्छाई या बुराई पे भाई ध्यान देने से क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत क्या है, इस पे ध्यान दोगे तो जरूर फायदा होगा, ऐसा बोलते हैं भाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आगे क्या कहते हैं भाई, आगे भाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो वैश्विक न्याय है, यानी कि जो विश्व लेवल का न्याय है, उसमें भाई न्याय करने के लिए या अवसरों का उचित बंटवारा करने के लिए, उचित वितरण करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो वैश्वीकरण की सोच, विचारधारा के बारे में बदलाव करके वैश्विक न्याय का पुनर्वितरण कर सके। कहने का मतलब ये है भाई, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि अगर विश्व लेवल पर न्याय करना है तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो संशोधित वैश्विक व्यवस्था हो। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, संशोधित वैश्विक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो विचारधाराओं में बदलाव कर सके, और बदलाव करके भाई क्या करे, वैश्विक न्याय को पुनर्वितरण करे, यानी कि दोबारा से जो है वैश्विक न्याय का सिस्टम बनाए और पूरे सभी देशों में वैश्विक न्याय फैला दे। मैंने आप लोगों को अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन करा था कि क्या होता है, जो विश्व लेवल पे जो भी सिस्टम वगैरह चलता है उनमें पश्चिमी देशों की, यूरोपीय देशों की बहुत चलती है। तो वो न्याय हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। न्याय तभी होगा जब सभी देशों को इक्वल माना जाएगा, सबके लिए एक साथ होगा। तो ये भी यही कहते हैं कि एक संशोधित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो इन सारे सिस्टम में बदलाव कर सके, ये सारी विचारधाराओं में इन सबको खत्म करके एक नया तरीके का सिस्टम बनाए, और वही सिस्टम क्या करेगा, वैश्विक न्याय का पुनर्वितरण करेगा, यानी कि दोबारा से वैश्विक न्याय लाएगा। अब भाई गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी कम करने के लिए और मानव अधिकार पर भाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या बोला है वो पढ़ते हैं। तो भाई उन्होंने बोला है कि आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक वह नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि भाई कोई देश या कोई समाज तब तक विकास नहीं कर सकता, तब तक आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक क्या कहे वो अपने नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता ना दे दे। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है भाई, यानी कि उस समाज में सभी लोगों को भाई अपने विचार रखने की अनुमति होनी चाहिए, सबको अपनी अभिव्यक्ति की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बात सरकार के सामने ला सकता है, या न्यूज के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो उन सब चीजों को बता सकता है। तो इस चीज को कहते हैं भाई अभिव्यक्ति का अधिकार। साथ ही साथ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सम्मेलन से मतलब भाई यहाँ पे आंदोलन हो सकता है आप लोगों का, या कोई ग्रुप बनाने का हो सकता है, या कोई एक अपनी पार्टी बना लेना, या कोई भी अलग टाइप के संगठन या गठबंधन
बना लेना, तो इस चीज की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी जो है वो समाज या वो देश आर्थिक प्रगति कर पाएगा, ऐसा बोलते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो आई होप आप लोगों को भाई ये भी प्रोफेसर अमर्त्य सेन के क्या विचार थे वैश्विक न्याय को लेकर समझ में आ चुके होंगे। अब भाई लास्ट पढ़ते हैं यूएनडीपी के बारे में। अब ये यूएनडीपी क्या है भाई, ये मैंने आप लोगों को जब यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा रहा था भाई उसमें बताया था मैंने ये क्या करता है। ये भाई मान लो एक विश्व लेवल की एजेंसी है जो यूएनओ का ही पार्ट है, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और ये क्या करता है भाई, विकास से रिलेटेड रिपोर्ट वगैरह जो है वो तैयार करता है, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो इसने क्या बताया भाई वैश्विक न्याय के बारे में, वो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। तो भाई यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट जो है अपनी, यानी कि एक तरीके से यूएनडीपी एक व्यवस्था संस्था है भाई विश्व लेवल की, तो इसने एक अपनी रिपोर्ट पेश करी भाई विश्व के सामने। कब करी भाई, 1999 में। और इस रिपोर्ट में भाई इसने ये बताया अगर भाई पूरे विश्व को मानव विकास या वैश्विक न्याय प्राप्त करना है या पूरे विश्व में न्याय लाना है, तो इस चीज के लिए भाई इनने कुछ अपने सुझाव दिए, सजेशंस दिए। तो पढ़ते हैं भाई वो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला सजेशन भाई इसका था कि जो विश्व लेवल की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं या निगम आप बोल सकते हो, इन सब के लिए क्या होनी चाहिए, एक विश्व आचार संहिता होनी चाहिए। आचार संहिता का मतलब एक कायदे कानून नियम वगैरह जो है इनके लिए होने चाहिए। अब इनके लिए भाई कायदे कानून नियम वगैरह होगा तो इस चीज से क्या होगा भाई, ये पर्यावरण और श्रम से संबंधित जो है कायदे कानून का पालन हो सकेगा पूरे विश्व में। यानी कि फिर जो है पूरे विश्व में पर्यावरण और श्रम वगैरह, यानी कि श्रमिक वगैरह के साथ जो भेदभाव वगैरह होते हैं, उनके साथ कामकाज में जो भाई दिक्कतें आती हैं, उन सब चीजों में सुधार हो पाएगा पूरे विश्व लेवल के स्तर पे। अगला सुझाव क्या दिया है भाई इसने, अगला सुझाव दिया है जो भाई विश्व व्यापार संगठन है, आपने WTO पढ़ा था यूएनओ वाले चैप्टर में, तो उसमें क्या है भाई, एकाधिकार के विरुद्ध नए कानून लाए जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो WTO है ये क्या करता है भाई, पूरे विश्व के व्यापार पे कंट्रोल रखता है। इसमें भी भाई क्या पश्चिमी देशों की ज्यादा चलती है, मैंने आप लोगों को बताया है पहले ऊपर भी कि इस वाले संगठन में भी भाई पश्चिमी देशों की बहुत चलती है। और वो पश्चिमी देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो क्या करती हैं भाई, वो दूसरे देशों में जाके अपना कब्जा जमा लेती हैं और दूसरे देश गरीब पे गरीब होते चले जाते हैं और उनका कुछ का खुद जो है कुछ भी नहीं रह जाता। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो WTO है, WTO में एक एकाधिकार के विरुद्ध कायदे कानून नियम वगैरह होने चाहिए, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जाके भाई डेरा जमा लेती हैं दूसरे देशों में, ये सब कंट्रोल किया जा सके और सभी देशों की तरक्की हो सके। अब पढ़ते हैं भाई इसका थर्ड सजेशन। थर्ड क्या बोला है भाई इसने, जो हमारा वैश्विक केंद्रिक बैंक है या आप इसे विश्व बैंक को भी बोल सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज में, इसको क्या करना चाहिए भाई, जितने भी गरीब देश हैं पूरे विश्व में उन्हें ऋण देना चाहिए। ऋण मतलब उन्हें लोन देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। साथ ही साथ भाई जो वित्तीय बाजार है उसको कंट्रोल करने में भी क्या है, इसको हेल्प करनी चाहिए। यानी कि पूरे विश्व में जो पैसों का लेन देन वाला सिस्टम चलता है ना, इस चीज को कंट्रोल करने में भी विश्व बैंक को मदद करनी चाहिए। फोर्थ सजेशन देखते हैं भाई इसने क्या दिया है, कई गैर सरकारी संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास करती हैं। गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि वो वाली संस्थाएं जो गवर्नमेंट नहीं है बल्कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो भाई ऐसी विश्व लेवल पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इन सारी संस्थाओं में भी क्या होता है भाई, तानाशाह होता है। तानाशाह यानी कि कुछ देशों की बहुत ज्यादा चलती है इन सारी संस्थाओं में। वही जैसे कि मैंने आप लोगों को अमेरिकी और पश्चिमी और यूरोपीय देशों को बताया था ना WTO में, ऐसी इस टाइप की बहुत सारी संस्थाएं हैं भाई जिनमें कुछ लोगों की बहुत ज्यादा चलती है, कुछ देशों की बहुत ज्यादा चलती है। इसी चीज को तानाशाह बोला जाता है। लेकिन ये सारी संस्थाएं क्या करना चाहती हैं भाई, ये भलाई का काम करना चाहती है पूरे विश्व लेवल पर, लेकिन ये लोग ये देश करने ही नहीं देते। तो ये भलाई का काम भाई कब हो पाएगा, जब ये सारी संस्थाएं जो हैं लोकतांत्रिक स्तर पर काम करेंगी तब होगा, जब इन सारी संस्थाओं में लोकतंत्र आ जाएगा। पढ़ते हैं भाई अपना फिफ्थ सजेशन भी इसने क्या दिया है यूएनडीपी ने। तो फिफ्थ सजेशन जो इसने दिया है भाई वो है भाई, वह राज्य जो वितरणात्मक न्याय के साथ जुड़ना चाहते हैं वह अपनी संप्रभुता का बलिदान करने के लिए तैयार हो। यानी कि इन्हें पांचवा भाई सलाह दी है
उन सभी देशों को जो ये बोलते हैं देश कि भाई कि विश्व में संपत्ति हो, जितने भी संसाधन हो, या जितना भी पैसा हो, या जितनी भी सुख सुविधा हो, सभी देशों को इक्वली बंटवारा होना चाहिए इस चीज का। तो ये उन देशों को ये सजेशन देता है कि भाई फिर तुम जो है अपनी संप्रभुता का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहो, यानी कि तुम गुलाम बनने के लिए भी तैयार हो जाओ अगर तुम ये सारा सिस्टम चाहते हो तो। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये चीजें होने लगेंगी, ये सिस्टम आ जाएगा, तो जो अमीर देश हैं भाई इनका तो बहुत बोलबाला रहेगा इस सिस्टम में, और ये जो गरीब देश है ऑटोमेटिक क्या होगा, गुलाम बन जाएंगे। तो बस भाई यही सारे सजेशंस दिए थे यूएनडीपी ने। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के न्याय को राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंचा दिया है। यानी कि भाई अब हम बोल सकते हैं कि वैश्विक न्याय जो है, जो पहले के टाइम पे कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वैश्विक न्याय देखने को मिल रहा है। अब वो कैसे? क्योंकि भाई हमने इतनी सारी बातें पढ़ी हैं, ये सब किस चीज से रिलेटेड थी? वैश्विक न्याय से रिलेटेड थी। और बहुत सारी जो वैश्विक विश्व स्तर की संस्थाएं वगैरह हैं, मानते हैं कि भाई उनमें अभी पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों की बहुत चलती है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे छोटे छोटे देशों की भी सुनवाई धीरे धीरे की जाने लगी है, उनमें लोकतंत्र धीरे धीरे आ रहा है। तो ये सब क्या है? वैश्विक न्याय है। तो यहाँ यही बताया गया है कि भाई इन सब चीजों को पढ़ के एक चीज समझ में आती है कि जो न्याय पहले सिर्फ राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं तक था ना, यानी कि एक देश तक ही बात चलती थी न्याय को लेकर, सिर्फ एक देश के न्याय की बात चलती थी, वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। तो आई होप भाई आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। आपका चैप्टर जो है कंप्लीट फिनिश हो चुका है। अगर भाई इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग के माइंड में कोई डाउट वगैरह आए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी अपना प्यार जरूर दिखाइएगा इंस्टाग्राम पे भी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।